हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अभी रशियन रेवोल्यूशन को कंटिन्यू किए हुए हैं, तो हम इस चैप्टर का एक बहुत मेजर पार्ट अभी तक पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो सबसे पहले मैं इन दोनों वर्ड्स को डिस्क्राइब करती हूँ। स्टैलिनिज्म, तो ये स्टैलिनिज्म कोई वर्ड नहीं है, बल्कि स्टैलिन रूस के एक शासक थे, बोल्शेविक सपोर्टर थे, जिनके हाथ में रूस की सत्ता आ गई थी आफ्टर लेनिन। तो उनका जो प्रोग्राम था, उनकी जो विचारधारा थी, उसी को स्टैलिनिज्म के नाम से जाना जाता है। कलेक्टिवाइजेशन कलेक्टिव से बना है, कलेक्टिव वर्ड से, जिसका मतलब होता है कलेक्टिव यानी इकट्ठा करना या सामूहिक रूप से कोई काम करना। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि रसिया के जो छोटे छोटे खेत थे उन पर मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती थी। तो उन्होंने उन छोटे छोटे खेतों को ख़त्म करके बड़े बड़े फार्म बना दिए थे, जो कि अंडर स्टेट काम करते थे। तो उनकी इसी पॉलिसी को कलेक्टिवाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्ली प्लांट इकोनॉमी का जो पीरियड था रसिया का, वो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की डिजास्टर से जुड़ा हुआ था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी वहाँ पे। 1927-28 में जो सोवियत रसिया था वो ग्रेन सप्लाई की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, यानी कि वहाँ पे अनाज की कमी हो गई थी। गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस कर दिए थे जिस पर किसानों को अपना अनाज बेचना होता था, लेकिन किसानों ने उस रेट पर, गवर्नमेंट द्वारा फिक्स प्राइस पर अपना ग्रेन बेचने से मना कर दिया। स्टालिन, जो कि लेनिन की डेथ के बाद पार्टी के हेड बने हुए थे, मुखिया थे, उन्होंने कुछ इमरजेंसी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। उनका ऐसा मानना था कि जो रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं, वो जो हायर प्राइस की होप में अपने स्टॉक को इकट्ठा किए हुए हैं, अब ग्रेन्स का स्टॉक किए हुए हैं और उसको बेचना नहीं चाहते हैं। तो 1928 में उन्होंने पार्टी मेंबर्स को ऐसे एरियाज में सुपरविजन के लिए भेजा जहां पर ग्रेन प्रोड्यूसिंग होती थी, यानी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में पार्टी के मेंबर्स ने सुपरविजन करा और उन्होंने वहां से ज़बरदस्ती अनाज को इकट्ठा किया कुलक्स से। अब हमने एक वर्ड देखा, कुलक्स। तो कुलक्स कहते थे वेल टू डू पीजेंट्स को, जो मतलब अच्छे किसान थे, अमीर किसान थे, उनको कुलक्स कहा जाता था। तो उनसे उन्होंने ज़बरदस्ती सारा अनाज ले लिया। उसके बाद भी जो शॉर्टेज थी वो कंटिन्यू रही। तो फिर ये डिसीज़न लिया गया कि कलेक्टिवाइज कर दिया जाए खेतों का। इसमें वो किया गया, आर्ग्यू दिया गया कि जो ग्रेन की शॉर्टेज है वो इसलिए है क्योंकि जो खेत हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं। भाई 1917 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसके बाद जो ज़मीन थी वो किसानों को दे दी गई थी। तो लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल साइज प्लॉट थे किसानों के पास, जिस पर वो खेती करते थे, लेकिन इनको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो बहुत छोटे थे। तो मॉडर्न फार्म को डेवलप करने के लिए और मशीनरी के तरीके से खेती करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि कुलक्स की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए और खेतों को पीजेंट से लेकर उनको स्टेट कंट्रोल के लार्ज फार्म में चेंज कर दिया जाए। तो ये वाली जो पॉलिसी थी, अगर ये पूछा जाए व्हाट इज कलेक्टिवनेस, तो अगर हम ये लिखना चाहें इसका आंसर, तो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, इज कॉल्ड कलेक्टिवनेस ऑफ स्टालिन। तो यही स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम था। अब स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम्स को कैसे फॉलो किया गया? भाई एकदम से तो हो नहीं गया होगा। तो 1929 से पार्टी ने सभी पीजेंट्स को फोर्स करना शुरू किया कि वो कलेक्टिव फार्म्स पे खेती करें। कलेक्टिव फार्म्स, जिसको कहा गया वहाँ पे कोलखोज, एक ये भी वर्ड आता है मीनिंग पूछने के लिए, कुलक्स और कोलखोज। तो कोलखोज कहा जाता था, जो कलेक्टिव फार्म्स होते थे उनको कोलखोज कहा जाता था। तो यहाँ पर 1929 से स्टालिन के जो पार्टी के लोग थे उन्होंने सभी किसानों को फोर्स किया कि वो कलेक्टिव फार्म्स या कोलखोज में ही खेती करेंगे। जो लैंड है
वो किसानों से लेकर और जो इम्प्लीमेंट्स थे और जो भूमि थी वो सब कलेक्टिव फार्म्स के ऑनरशिप में दे दी गई। पीजेंट्स को वहाँ पर काम करना होता था और जो कोलखोज का प्रॉफिट होता था वो शेयर किया जाता था। लेकिन बहुत सारे नंबर ऑफ पीजेंट्स ने इसके लिए मना कर दिया और उन्होंने अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। मतलब कि विरोध में, प्रोटेस्ट में उन्होंने अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। 1929 से 1931 के बीच में लगभग 1/3 ऑफ कैटल खत्म हो गए थे। 1/3 कैटल की संख्या में कमी आ गई थी। ऐसे लोग जो कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे थे उनको पनिशमेंट दी जाती थी। बहुत सारों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। अब जो कलेक्टिवाइजेशन के लिए मना कर रहे थे पीजेंट्स, उन्होंने कहा कि हम अमीर नहीं हैं और ना ही हम सोशलिज्म के अगेंस्ट में हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण हैं कि हम कलेक्टिव फार्म्स पे काम नहीं करना चाहते हैं। तो स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की भी अलाउ कर दिया, मंजूरी दे दी। लेकिन ऐसे जो कल्टीवेटर्स होते थे उनको किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं दी जाती थी। मीन्स थोड़े से लोगों को ये कह दिया गया कि चलो तुम स्वतंत्र रूप से खेती कर लो, लेकिन उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती थी। तो जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम लागू होने के बावजूद भी प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि फैक्ट में तो ये हुआ था, इनफैक्ट ये हुआ था कि 1930-1933 के बीच में वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल आया था सोवियत हिस्ट्री का, जिसमें 4 मिलियन लोग मारे गए थे। तो इस तरीके से जो ये स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम्स था ये पूरी तरह से फेल हो गया था। मीन्स इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग ने, इवन पार्टी के जो समर्थक थे, पार्टी ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया कि प्लान्ड इकोनॉमी और कलेक्टिवाइजेशन लागू करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसको उन्होंने इसकी आलोचना की, इसको क्रिटिसाइज़ किया। तो स्टालिन और जो उसके समर्थक थे उन्होंने ऐसे लोगों को कॉन्स्पिरेसी का केस लगाकर और ये कहा कि वो सोशलिज्म का विरोध कर रहे हैं और उनको पनिशमेंट दी। बहुत सारे लोगों ने कंट्री को छोड़ दिया। 1939 तक लगभग 2 मिलियन लोगों को जेल में डाल दिया गया या फिर उनको अलग से श्रमिक कैंपों में भेज दिया गया। बहुत सारे लोग इनमें से इनोसेंट थे, यानी कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई भी क्राइम नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को फॉल्स कन्फेशन के रूप में, मतलब कि झूठे ऐसे वो उनसे लिखवा लिए गए थे कि उन्होंने समाजवाद का विरोध किया है, और उनको टॉर्चर किया जाता था और उनको मार दिया जाता था। बहुत सारे लोग इनमें से प्रोफेशनल भी थे। तो यानी कि हम स्टालिन को उसकी क्रूर प्रवृत्ति के लिए भी जानते हैं। उसने मतलब एक तानाशाह की तरह से वहाँ पे शासन किया था। तो ये था स्टालिन का प्रोग्राम कलेक्टिवाइजेशन का। अब हम देखते हैं कि जो ये रशियन रेवोल्यूशन हुई थी इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था, यानी कि वर्ल्ड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जो सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में, हालांकि वो पूरी तरह से, जिस तरह से बोल्शेविक्स ने जो पावर थी उसको अपने हाथ में लिया था, उससे पूरी तरह से वो सहमत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर्स स्टेट, यानी कि मजदूरों का शासन भी संभव है। ये कहाँ से दिखा? ये सिर्फ रूस की क्रांति ने दुनिया को दिखाया कि अगर चाहें तो मजदूरों का शासन भी संभव है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि जो रसिया था वो ना तो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और उसकी अधिकांश जनता खेती पे डिपेंड करती थी और वो बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं था। लेकिन जिस तरीके से जब ये वहाँ पे सोशलिज्म का विस्तार हुआ तो वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया और वहाँ के मजदूर वर्ग को आराम से खाने को भी मिलने लगा। किसकी वजह से? इस क्रांति की वजह से और सोशलिज्म की वजह से। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की गई, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने कॉलोनियल पीपल्स को भी अपने एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए कहा कि भाई जैसे हमने किया है वैसा ही आप लोग भी कर सकते हो। बहुत से नॉन रशियन जो कि आउटसाइडर थे उन्होंने भी यूएसएसआर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना पीपल्स ऑफ ईस्ट की, उसमें पार्टिसिपेट किया और बोल्शेविक फाउंडेड थी
कॉमिंटर्न, एक इंटरनेशनल यूनियन थी जो बोल्शेविक्स ने फाउंड की थी, जिसका नाम था कॉमिंटर्न। उसका जो सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत सारे अदर कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। बहुत से लोगों ने जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी वर्कर्स के लिए, उसमें एजुकेशन प्राप्त की। और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय तक जो यूएसएसआर था यानी कि रसिया, इसने लोगों को एक ग्लोबल फेस दे दिया था सोशलिज्म का, कि भाई सोशलिज्म का जो विश्वव्यापी चेहरा होगा वो कैसा होगा। 1950s तक ये देखा जाने लगा कि जो यूएसएसआर था उसमें ये सारे विचार तो आए, सोशलिज्म के विचार भी आए, वहाँ का डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन जो रशियन रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे उनका पालन नहीं किया जा रहा था। यानी कि सोवियत यूनियन को तो पहचान मिल रही थी, एक बैकवर्ड कंट्री एक ग्रेट पावर भी बन चुका था, उसकी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का डेवलप हो चुका था, पुअर को अच्छी तरह से खाने को मिल रहा था, लेकिन ये सब किसके आधार पर मिल रहा था? इन्होंने डिनाई कर दिया था एसेंशियल फ्रीडम्स को। जो एसेंशियल फ्रीडम सिटीजन्स को दी जाती है उसको वहाँ पर नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उनको दबाया जा रहा था। तो 20th सेंचुरी के एंड तक जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, यानी कि गिर रही थी। ये माना जा रहा था कि हाँ सोशलिस्ट आइडियाज़ अच्छे हैं, लोगों के बीच उनकी बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन वो तभी तक अच्छे हैं जब उनके साथ साथ यानी कि सोशलिज्म के साथ साथ जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है लोगों की, उसको भी पूरी तरह से पालन किया जाए। तो इस तरीके से रूस की क्रांति से लोगों को पूरे विश्व को समाजवाद का आइडिया मिला और लोगों ने इस दिशा में काम करने शुरू किए, और उन्हीं की कम्युनिस्ट पार्टी की तर्ज पे बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है। इस चैप्टर्स के हर टॉपिक पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देखिए और इस चैप्टर को समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।